तो आज एक साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इस iQOO Neo 10 को आकर। मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूं कि कहां पर कैसा रहा, परफॉर्मेंस एंड ऑल वगैरह सब कुछ, और जो प्राइस हाइक वगैरह है उसमें भी हम सारा सीन समझेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट है कि iQOO Neo 11 आने वाला है कि नहीं, सक्सेसर एंड ऑल वगैरह, क्योंकि एक साल पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, ब्रांड हमेशा निकाल ही देता है, तो उसकी क्या बातचीत है वो भी हम बात करेंगे। और उसके बाद में जो ये इसके अंदर नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था Origin OS 6 जब इसके अंदर आया था, क्योंकि जब स्टार्ट में आया था तब तो ये फ्रंट जो इसके साथ आया था ये सबको पता है, और उसमें कितना हमको बेटर रहा भी नहीं रहा इस पूरे साल के अंदर, बैटरी परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा, और जो प्राइसिंग है जो अभी चल रही है, क्या उसके हिसाब से हमको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट iQOO Neo 10 देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा हम समझ लेते हैं। 30,000 में मिल जाता है स्टार्टिंग वेरिएंट 128 वाला जो UFS 3.1 पे आता है। मेरे पास ये रेड वाला कलर है जिसको इन्फर्नो रेड कलर बोला जाता है, और दूसरा टाइटेनियम क्रोम आता है। और जहां तक अभी पता है कि इसके ना दो और कलर आने वाले हैं, जो एक ब्लैक में है और एक आपको सिल्वर में मिलेगा। बड़ी बैटरी होने के बाद में भी कंफर्टेबल रहता है फोन, इन हैंड फीलिंग में भी प्रॉपर निकल कर आता है, और इस पर हमने कोई स्क्रैच गार्ड भी नहीं लगाया था, जो पहले आया था वो तो निकाल दिया था। और उसके बाद में अगर स्क्रीन पे देखोगे तो जो इसकी प्रोटेक्शन आती है तो वहां पर आपको स्क्रैचेस देखने मिलते हैं, और जो मैंने बहुत हार्श तरीके से यूज करे, मतलब डायरेक्ट किसी पॉकेट में डाल दिया, बैग में डाल दिया, वहीं पे चाबी वगैरह भी पड़ी है, वहीं सिक्के वगैरह भी खनक रहे हैं, तो वहां पर कुछ इस तरीके का सीन रहा। और इवन टेबल पर भी मैंने ऐसे डायरेक्ट छोड़ देता था, और इवन अगर मैं इसमें प्रोटेक्शन लगा के रखता तो ये बेटर रहता, मतलब स्क्रैचेस ही नहीं आते। उसके बाद में देखोगे तो डेफिनेटली अच्छी खासी चीजें यहाँ पर ये निकाल के देता है। तो बिल्ड वगैरह में मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। देखो 7000 mAh बैटरी डाली है iQOO ने, तो उसके बाद में भी मुझे फोन अच्छा खासा लाइट वेट लगता है और इवन पतला भी लगता है। अब देखो इसमें जो टाइप सी 2.0 आता है, जो कि ठीक है क्योंकि इसी ब्रांड में ज्यादातर यही चीजें ऑफर होती है। अब मेरा जो डेटा ट्रांसफर का काम था वो ऐसा जितना ज्यादा हुआ नहीं है, जिसके होते रहेंगे उनकी बात अलग है। बाकी आयर ब्लास्टर बहुत काम कर रहा, मतलब लिटरली कभी कभार ऐसा होता था कि मैं जैसे घर पे एसी है और टीवी वगैरह ऑफिस में भी मल्टीपल लगे पड़े, तो कभी कभार उनके रिमोट नहीं मिलते थे, तो इसी के अंदर हमने एक एप्लीकेशन डाली और फिर यही एज ए रिमोट चल जाता है, क्योंकि आयर ब्लास्टर आता है तो एसी वगैरह ऑन करना हो गया, टीवी वगैरह ऑन ऑफ करना हो गया, वो सारे काम मस्त हो जाते हैं। और खास करके जिम में भाई, मतलब इसको लेके घूमो, किसी को पता ना चले जिम का टेम्परेचर बढ़ा है, एसी का कम किया, किसी को नहीं पता चलता, चुपचाप पे कम करके निकल जाओ बस। हाँ, वो लिस्ट होना चाहिए जो एप्लीकेशन में रहता है। बस मेरा जिम वाला बंदा ये वीडियो ना देख रहा हो, वरना मेरा बंद करवा देगा डिवाइस लेके जाना अंदर। बाकी देखो माइक वगैरह, कॉल कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ पॉजिटिव रहता है, मतलब अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो उसको आवाज आपकी अच्छी तरीके से पहुंच जाती है। बाकी आईपी रेटिंग में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं था, IP65 की रेटिंग थी, तो उस पानी के छींटे वगैरह झेल लेता था। बारिश वारिश में मैं इतना लेके निकला नहीं था कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हुआ। और हाँ, ये रिव्यू ना कंबाइन होके आ रहा है, यहाँ पर मेरा रिव्यू है, मेरे टीममेट का रिव्यू है, क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने यूज करा, कभी मैंने, कभी टीम के 3-4 अलग अलग लोगों ने, तो उस हिसाब से मैं सारा कंबाइन रिव्यू करके आपके सामने दे रहा हूँ। और फोन एज सच कहीं गिरा भी नहीं है, एक बार गिरा था तो वहां पर, लेकिन इस टाइम कवर लगा हुआ था, और जब मैंने ऐसे नॉर्मल भी ट्राई करके देखा था तो एज सच इतने बड़े कोई डेंट नहीं आए हैं। ये फोन मैं कहूंगा 80% टाइम बिना कवर के यूज हुआ है और बिना स्क्रैच गार्ड के। अब आते हैं डिस्प्ले एंड साउंड एक्सपीरियंस पर। तो डिस्प्ले इसका पूरे साल मस्त रहता है, मतलब मैं कहूंगा आउटडोर में जो ब्रांड ने 5500 निट्स का क्लेम करा था, और मैं इतना कहूंगा बाहर मतलब आउटडोर में हार्श लाइट में भी ये फोन डिस्प्ले एकदम मस्त में चलता है, मतलब अच्छी खासी तरीके से विजिबिलिटी पे रहता है। और इवन इंडोर में ऐसा नहीं कि फुल ब्राइटनेस की जरूरत है, आपको कम ही रखोगे तो आपका पूरा काम हो जाता है। ज्यादातर सिनारियो में इसकी ब्राइटनेस को कम रख के यूज किया गया है। और जो डिस्प्ले साइज है, फ्लैट डिस्प्ले आता है, और आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट देख रहे हो नेटफ्लिक्स से लेके, हाँ नेटफ्लिक्स में HDR अभी भी मस्त चलता है, और आपका यूट्यूब वगैरह भी एक्सपीरियंस मस्त बना के रखता है। मतलब कोई भी कंटेंट अगर आप इसमें देखते हो ना, डिस्प्ले इतनी अच्छी खासी कलर वगैरह निकाल के देती है, तो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस वॉचिंग को लेकर, मतलब कुछ भी आप कंटेंट देख रहे हो, IPL देख रहे हो या मूवी वगैरह एक्सपीरियंस करते हो, भाई वो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, और ब्राइटनेस को लेकर भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। और इवन इसके जो स्पीकर है ना वो भी डुअल आते हैं, जो कि अच्छे खासे फायरी स्पीकर है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, शॉर्ट्स हो गया, छोटे मोटे गेम के साउंड्स हो गए, वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव बन के रहता है। इवन इसमें बूस्ट भी आता है 300% तक का। वैसे मैंने ज्यादा नहीं रखा है, 200 या 100 के बीच में ही ज्यादातर इसे यूज करा गया है, और उसके हिसाब से अच्छी तरीके से ही साउंड एक्सपीरियंस रहता है। अब थोड़ा आगे जाने से पहले एक बात डिस्कस करते हैं iQOO Neo 11 को लेकर, क्योंकि एक साल पूरा हो गया है, और मैं जब भी वीडियो डालता हूँ अपकमिंग डिवाइसेस को लेकर, तो उसमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता है iQOO Neo 11 किधर है भाई। तो जितना अभी तक पता चला है करंट मार्केट के हिसाब से Neo 11 अभी नहीं आएगा। उसके कुछ मेजर रीजंस है। सिंपल, जो मार्केट चल रहा है आपको भी पता है कि अच्छी खासी चिप शॉर्टेज, प्राइसिंग हाइक वगैरह सब कुछ बन रखी है, तो ब्रांड अभी ऑफ कोर्स उसको अगर लॉन्च करने के लिए देखेगा Neo 11 को, तो उसकी प्राइसिंग ज्यादा हो जाएगी, और अगर प्राइसिंग ज्यादा हो जाएगी तो लोगों को लगेगा कि यार इस प्राइसिंग पे नहीं जाना है। तो मेरा जो पूरा थॉट्स, पूरा कैलकुलेशन है, जितना मैंने मार्केट रिसर्च करा है, उस हिसाब
हिसाब से Neo 11 अभी भी नहीं आने वाला है और लंबा टाइम जाएगा। तो डेफिनेटली इतना सिंपल है कि अगर आपको देखना है कि Neo 11 के अगर आप वेट कर रहे थे तो मत करना अभी, मैं तो यही कहूंगा सिंपल वे में। बाकी इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस ऑटोमेटिक वगैरह जो होनी चाहिए, जिस टाइम पे जितनी नीड है वो प्रॉपर रहता है। डार्क सिनारियो में लाइट एकदम प्रॉपर वे में कम आ जाती है, हार्ड सिनारियो में ऑटो ब्राइटनेस एकदम बढ़ जाती है, तो वो भी सारी चीज पॉजिटिव रहे। और इवन लो लाइट में आपको फ्लिकरिंग भी नहीं मिलती क्योंकि PWM डिमिंग जो नंबर है ना वो भी बहुत ज्यादा है, तो आंखों में स्ट्रेन एंड ऑल वगैरह भी नहीं रहते ज्यादातर लो लाइट वगैरह में। बाकी इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना वो फुल टाइम के लिए नहीं है, कुछ टाइम लिमिट के हिसाब से रहता है, वरना आप टैप वगैरह करोगे तो फिर स्क्रीन पे विजिबल हो जाती चीजें। मुझे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट इनकेस अगर आपको पड़ती है तो इसके अंदर आईको का ओन डायलर आता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग बिना अनाउंसमेंट के कर ही सकते हो। जो इसकी फोन की हैप्टिक्स है ना भाई, वो टाइपिंग वगैरह पे एकदम प्रीमियम रही है और इसने कोई ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं निकाल के दी है। हमेशा जब भी टाइपिंग एक्सपीरियंस रहा वो पॉजिटिव ही रहा है और अच्छा फीडबैक फील हुआ है। बाकी देखो बैटरी एक्सपीरियंस इसका काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पहले तो जैसे आपको पता होगा स्टार्ट में FunTouch OS आया था 15 के साथ में, नाउ ये OriginOS 6 में आता है और इसकी अप्रैल वगैरह की अपडेट्स भी आ चुकी है, तो अपडेट्स को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर देखोगे तो बैटरी इसमें 7000 mAh रही है। स्टार्ट के डेज में इतना कहूंगा सिंपल में, जो ग्रीन का SOT वगैरह में एवरेज अगर निकालूंगा तो समझ के चल लो 8 से 9 घंटे रहे, इवन 9 घंटे भी क्या 9 से 10 घंटे रहते हैं, डिपेंड आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर कैमरा को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा जिस दिन, तो मेरा SOT अराउंड 8 to 9 आवर्स रहेगा। गेमिंग में अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन खेल लूं तो SOT अराउंड 8 to 9 आवर्स रहता है, मतलब 9 आवर्स भी रह जाता है बट कभी कभार 8 आवर्स भी रह जाता है। और अगर इसकी मैं सिंपल एक्सपीरियंस रहूंगा, ज्यादा खेलूंगा भी नहीं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर ऐड करूंगा तो 10 आवर्स तक के ऊपर तक का SOT रहा था। ऑलमोस्ट साल हो गया है, पूरे टाइम फोन यूज हुआ है, चार्ज हुआ है, उसके बाद में भी जिसका SOT का जो नंबर है ना वो अगर डाउन भी हुआ रहेगा ना, मतलब इसी एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो 1 घंटे तक का ड्रॉप हुआ रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अराउंड मैं इतना कहूंगा कि अगर समझ लो पहले 9 घंटे SOT चलता था तो अब ये 8 घंटे दे देता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ओवरऑल बैटरी पॉजिटिव है, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म चलवा देती है। मतलब अगर आप नॉर्मल कैजुअल यूजर हो ना तो आपको 1.5-2 दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप अभी भी इजीली मिल जाता है। दूसरी चीज एक अच्छी है कि चार्जर जो बॉक्स में आता है वो 120 वॉट का था। बाकी एक चीज अच्छी रही है, मैंने फोन की बैटरी को और अच्छे से संभालने के लिए जब गेमिंग में जब हार्डकोर यूज हो रही थी तो उस टाइम मैंने बाईपास चार्जिंग का ज्यादातर यूज लिया है। मतलब जब मैं खेलने जा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तक के लिए खेल रहा हूँ मैं, मेरा टीममेट, तो हम चार्जर लगा देते थे, बाईपास चार्जिंग मोड ऑन हो जाता था और उसके बाद में डायरेक्ट करंट मदरबोर्ड पे चले जा रहा है, तो बैटरी पे ऐसा जितना कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो मैं इतना कहूंगा अगर आपको 4-5 साल ऐसे लंबा फोन खींचना है और उसकी बैटरी को भी अच्छे से बचा के रखना है, बैटरी हेल्थ पे भी अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये मेथड गेमिंग में ज्यादा अच्छा रहता है और उस वजह से मेरा फोन और ज्यादा बेटर अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे रहा है। तो देखो ब्रांड का जो नंबर क्लेम है चार्जिंग को लेकर, तो वो ऐसा है कुछ अराउंड 45 मिनट के अंदर पूरा 100% फोन चार्ज हो जाता है। राइट नाउ इसके अंदर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और वो सारी सब चीजें देखोगे तो उसके कुछ चेंजेस हमने करने के बाद में, क्योंकि मुझे फोन को लंबा टाइम यूज करना है, मैंने वो थॉट से इस फोन को पूरा एक्सपीरियंस रखा था। तो अब अगर देखते हो तो जब हमने वापस इसका मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ वापस मैंने इसको चार्जिंग पे लगा के टेस्ट वगैरह किया था, इसके बॉक्स के अंदर जो चार्जर आता है तो 0 to 50% अराउंड 34 मिनट के अंदर होता है और पूरा 100% चार्ज होने में अराउंड 58 मिनट इसने टाइम लिए थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये और फास्टर जा सकता है। तो राइट नाउ जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। अब ये प्रोसेसर ऑफ कोर्स यहाँ पर निकल कर अच्छा ही आता है। इसकी पावर अगर देखोगे, जब हमने पहले इसे देखा था, जब ये FunTouch OS 15 पे था तो अराउंड 2 मिलियन के एंट्रोडू स्कोर निकालता था और OriginOS की अपडेट के बाद में इसमें जो एंट्रोडू स्कोर है वो अराउंड 2.4 मिलियन के ऊपर जा रहा है। और अगर इसकी पावर अगर करंट जनरेशन के फोन पे हम देखें कुछ अगर अदर ब्रांड्स में, जैसे कि OnePlus Nord 6 अभी रिसेंटली आया था, तो उसका एंड्रॉइड स्कोर अराउंड 2.3 मिलियन था और ये उससे बेटर निकाल के दे रहा है, 2.4 मिलियन प्लस के स्कोर्स आ रहे हैं। और इवन जबकि प्रोसेसर देखोगे दोनों में ही सेम है, तो बेटर ऑप्टिमाइज्ड अभी भी यहाँ पर हमको वेल परफॉर्मेंस के हिसाब से Neo 10 देखने मिलता है। बाकी इसमें जो रैम है वो आपको LPDDR5X अल्ट्रा मिलती है 9600 स्पीड वाली भाई, तो डेफिनेटली वो भी अच्छी चीज रहती है। अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन होगा कि UFS 3.1 वाला वेरिएंट खरीदूं 128 वाला या 256 के ऊपर वाले जो डिवाइसेस आते हैं वहां पर हमको UFS 4.1 मिलता है वो खरीदूं, तो देखो 4.1 डेफिनेटली आपको थोड़ा जरूर फास्टर मिलेगा, बट मैंने इसका ना रियल टेस्ट भी करके देखा है iQOO के ब्रांड पर, तो वो चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, क्या डिफरेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सब चीजें आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ 4.1
771 आपके लॉन्ग टर्म में और ज्यादा बेटर होगा, चाहे गैलरी में ज्यादा फोटोज हो गई 25-30 हजार के ऊपर तो वहां पर उनको और ज्यादा फास्ट लोड कर लेता है, तो वो सारे लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट मिलते हैं। और इवन लेकिन गेमिंग में अगर आपको एवरेज 100 FPS मिल रहे हैं UFS 4.1 वाले वेरिएंट में, तो UFS 3.1 वाले वेरिएंट में भी 100 FPS एवरेज मिल जाएंगे, वहां पर कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ज्यादा अगर सिंपल में सजेस्ट करूंगा 128 से बेटर आप 256 की तरफ ही जाओ, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का जो स्टोरेज है या गेम जो बाद में जो साइड लोड कर लेता है, बहुत सारी स्टोरेज वगैरह लेकर आता है इंटरनल गेम्स वगैरह के पैकेजेस एंड ऑल वगैरह, तो 128 आपको एट दी एंड कुछ टाइम के बाद में कम पड़ने वाला है, तो आप 256 की तरफ जाओगे तो ज्यादा ही बेटर होगा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के हिसाब से। और एंड्रॉइड के बाद में और भी अदर एप्लीकेशंस है, उनकी भी हमने स्कोर निकाले, वाइल्ड लाइफ, गीक बेंच और CPU थ्रॉटल वगैरह, तो वो भी आप स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन देख सकते हो। अब अगर इसकी बात करूं परफॉर्मेंस में, ऑफ कोर्स ठंडी वगैरह बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम स्मूथ मस्त बैटरी रहा। और उसके बाद अगर देखते हो गर्मियां आ रखी है, तो देखो कोई भी फोन को अगर आप हीट वे में लेके चले जाओगे, अब बोलेगे कि भाई चल धड़ाक धड़ाक एकदम खतरनाक क्रेजी चल, उसी घर में आप परफॉर्मेंस पे गेमिंग वगैरह करने बैठ गए, चला देता है। अब जिसपे मैं सबसे पहला नॉर्मल जितने भी टास्क है, ऐप UI वगैरह, यही दिक्कत नहीं है, सब मक्खन चल जाता है। एक आध दो कोई लैग होंगे, कभी कोई स्टटर हुआ रहेगा, जो ये पूरे साल में हुआ रहेगा, जो कि माना जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक आध दो मतलब मैक्सिमम 5 से 6 बार हुआ रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं, तो इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वो तो जो BGMI है यहाँ पर ये 120 FPS अनलॉक रखता है, इवन इंटरपोलेशन के थ्रू आप 144 पे भी खेल सकते हो। हाँ, वहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि 72-73 FPS आ रहे हैं, वही रहने वाले हैं, वो फ्रेम्स को इंटू 2 कर देता है, तो थोड़ी सी स्मूथनेस आपको फील ज्यादा होती है। बाकी देखो मैं आपको एक और चीज से अलर्ट करना चाहता हूँ, अलर्ट यही है कि सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और बेटर वीडियोस बना सकें। तो देखो पहली बात, BGMI पे 120 FPS की बात करोगे इस करंट अंडर 40,000, मतलब जैसे मैं अगर मैं 256 वाले वेरिएंट को लेकर कंसिडर करूंगा तो 40,000 के अंदर अगर आप फोन की परफॉर्मेंस 120 BGMI पे देखते हो, तो वहां पर आपको FPS 120 अनलॉक मिलते हैं। अब अगर TDM की बात करते हैं तो वहां पर प्लेबल है, आप अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। गर्मियों में बाकी सब चीजों को देखोगे तो वहां पर आपको 110 से 115 के एवरेज FPS मिल जाएंगे। लेकिन जो हैवी सिनारियोज है, जैसे कि आपका इरांगल, और इरांगल की अलग अलग अपडेट्स आती रहती है हर कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, तो करंट जो अपडेट है उसके हिसाब से भी कंसीडर करोगे तो वहां पर आपको जो FPS है वो अराउंड मतलब मैं कहूंगा 100 से 105 वाले बना के रखता है। तो बहुत ही हैवी एंड गेमर हो तो वहां पर थॉट अलग है, बट अगर आप कैजुअल गेमिंग कर लेते हो तो वहां पर 120 आपके लिए प्लेबल रहता है। 120 के लिए हाईली रेकमेंड उनको करूंगा जो कैजुअल गेमिंग करते हैं। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर इसमें जो गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप 90 पे खेलो कांस्टेंट, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। बाकी 144 FPS इंटरपोलेशन की वगैरह थ्रू आप अनलॉक कर सकते हो, लेकिन वो कुछ लिमिटेड लोग हैं जो खेल सकते हैं, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस वो जरूर बना के देगा। और इसमें लेकिन मुझे थोड़ा सा बस वो फील होता है कि वो मैं थोड़ा सा ऑप्शन बंद रखता हूँ, उसका रीजन है कि जायरो स्लाइटली मुझे डिले फील होता है, तो दैट्स व्हाई वो मेरे तरफ से बंद रहता है, और इसलिए मैं उतना रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर गेमर के हिसाब से खेलना है BGMI, तो वहां पर आप इस पे या तो कैप 100 कर दो, मैनुअल जो होता है ऑप्शन वो 100 रख के खेल लो, तो आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी थोड़ी सी लो है तो 120 आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आप थोड़ा ज्यादा रश लगे खेलते हो लॉबी वगैरह में, इन्वायरमेंट जो आपके आसपास जो बंदे ज्यादा कूदते हैं, तो आप कैप 100 लगा के खेलो या फिर 105 भी लगा के खेलो, अच्छा रहता है। बाकी हीटिंग वगैरह के लिए जो अंदर सेटअप दे रखा है ना भाई, वो भी पॉजिटिव रहता है। 100 FPS और 110 FPS पर भी अच्छी खासी तरीके से हीट को कंट्रोल करता है। बस जैसे मैंने कहा कि आप कड़ी धूप में जाके बैठ जाओगे और बोलोगे भाई चल भाई दौड़ एकदम 120 की तरफ, तो भाई वहां पर थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी। तो जैसे मैंने कहा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, तो अगर गर्म टेम्परेचर में बैठोगे तो इंसान की हालत खराब हो जाती है, तो ये तो फिर भी एक मशीन है भाई, तो एक सही जगह होती है सही चीज को यूज करने को लेकर। बाकी देखो और भी गेम्स है, COD मोबाइल, तो वहां पर 120 अच्छे से चला देता है। जेंशन इंपैक्ट है, तो वहां पर भी 30 मिनट का जो हमने गेम प्ले करके देखा था इसी वीडियो के लिए थोड़े से पहले, और तो वहां पर आपको एवरेज मतलब जो अचीव हो सकते हैं 60 FPS प्रॉपर, और वहां पर हमने 15 मिनट के आसपास तक का गेमिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वुदरिंग वेव्स है, वो भी हमने खेल के देखा अराउंड 15 मिनट्स, तो वुदरिंग वेव्स से भी ये 60 FPS का गेम आता है, तो अराउंड एवरेज 52 के आसपास बना के देता है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ही है। और जो गेम इंटरपोलेशन मोड है जो अचीव करवाने में जो एक एडिशनल प्रोसेसर है उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है, जैसे अपना सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 है उसके थ्रू 144 FPS निकाल के देता है। और BGMI के अलावा बाकी जो दूसरे गेम जहां पर ये सपोर्ट करता है वहां पर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो ओवरऑल अगर मेरी तरफ से समझोगे तो गेमिंग में भी पूरा पॉजिटिव रहा। और जैसे मैं सिंपल कह सकता हूं कि जिस प्राइसिंग पर अगर मैं पकड़ूं 35,000 के अंदर या 40,000 के अंदर, तो वहां पर अच्छा खासा रेकमेंडेड
स्टैंडर्ड गेमिंग डिवाइस बन के निकल के आता है। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ और इवन कॉल कनेक्टिविटी 5G को लेकर वो भी सारी पॉजिटिव रही, स्पीड वगैरह और बेटर हो गए। और इवन जो ये अपडेट आई थी ना, मतलब ओरिजिन OS 6 के बाद में, तो वहां पर और ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी की नंबर्स हमको देखने मिलते हैं, चाहे वो वाईफाई में खास करके। बाकी गूगल मैप्स वगैरह, नेविगेशन वगैरह के लिए भी अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी इसमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना भाई, ये भी अच्छी तरीके से रहा, बट मैंने इसमें अपना फेस अनलॉक भी करके रखा था, तो ज्यादातर टाइम पे फेस अनलॉक अच्छी तरीके से कर लेता है, डार्क एनवायरनमेंट में, लो एनवायरनमेंट वगैरह हो गए। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। माइनर कभी कभार इसने छोड़ा होगा, वरना मोस्ट ऑफ ये एक्यूरेसी के साथ में ही काम करता है। और इवन कभी कभार हाथ गीले होते हैं तो वहां पर भी फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर लेता है। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पूरे साल में कैसा रहा, देखो ब्रांड ने ना क्लेम करके रखा था कि 60 महीने के लिए, 60 मंथ्स के लिए ये पूरा लैग फ्री एक्सपीरियंस बना के देगा, जिसमें से 1 साल तो हमने अभी देख ही लिया है। और ये जो प्रोसेसर है UI एक्सपीरियंस को लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आराम से संभाल सकता है। और इवन ये इंप्रूव्ड ही हुआ यार, मतलब पहले FunTouch OS 15 था, वो भी अच्छा था, बट थोड़ा सा ओल्डिश फील होता था। ओरिजिन OS 6 आने के बाद में ये बेटर हो गया है, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाती है, तो और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस बना के रखता है। कुछ बग्स वगैरह को अच्छी तरीके से फिक्स भी कर देता है, कुछ अगर बग्स रह जाते हैं उनको नेक्स्ट अपडेट में और बेटर वे में फिक्स कर लिया जाता है। जैसे कि वाईफाई की स्पीड जो पहले मुझे लग रही थी ओके, वो अपडेट के बाद में और बेटर हो गई। इवन कुछ अलग अलग ऑप्शंस भी हमको मिल गए UI के अंदर, जैसे कि न्यू कंट्रोल सेंटर पैनल हो गया। और एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर आइको ने इसके अंदर जो ओरिजिन OS दिया है, ये कोई लिमिटेड वाला नहीं दिया है, पूरा फुल वाला दिया है। बाकी और भी इनके डिवाइस आते हैं तो वहां पर हमको थोड़ा बहुत कम भी मिल जाता होगा, बट इसके अंदर कंप्लीट ओरिजिन OS 6 आता है। इवन अपडेट के बाद में ना, अगर आप बैटरी वाले सेगमेंट में जाओगे ना, तो उससे नीचे कुछ ब्लू वॉल्ट करके इन्होंने डाल दिया है, मतलब कुछ नया एड ऑन, एक आइकन ऐड कर दिया है। तो एक्सपीरियंस UI में फास्ट है, तगड़ा है और बेटर है, और नया देखने मिलता है, मॉडर्न देखने मिलता है। और इवन गैलरी के अंदर भी देखोगे तो वहां पर कुछ न्यू AI इंटीग्रेशन देखने मिल जाते हैं, कटआउट्स एंड ऑल वगैरह। और इवन रियल टाइम ब्लर करना हो गया बैकग्राउंड में UI में, वो भी अच्छे से काम करता है। और इवन लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है, और इवन अगर आप डेप्थ वगैरह जो डालनी होती है वो भी मिल जाती है। ब्लोटवेयर वगैरह आए थे, वो हमने फर्स्ट डे ही निकाल दिए, उसके बाद में जो काम की चीजें नहीं थी। और इवन लॉक स्क्रीन पे भी जो कस्टमाइजेशन आती है ना, मतलब मैगजीन टाइप में, उसको भी हमने टर्न ऑफ करके रखा था। तो ये सारी चीजें तो स्टार्ट में ही आती है, जब फर्स्ट टाइम लोगे तभी ये बंद कर देना, तो आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर बन के आएगा। बाकी इसमें आपको मैजिक मूव मिलता है जो अच्छे से काम करता है, स्मार्ट कटआउट आता है, और इवन AI इमेज एक्सपांडर भी है जो कि बहुत अच्छे से भी काम करता है भाई। और इवन UI एक्सपीरियंस अगर देखोगे ना, तो जैसे कि यहाँ पर मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ, और अगर मैं इसमें बहुत सारे फोटो एकदम देखो स्नैपी तरीके से खींच ली, ठीक है, अब इसको बंद करूं और वापस यहाँ पर आऊं, तो कोई ऐसा लैग स्टटर वगैरह कुछ नहीं है, और वापस आ गया और फटाफट। और इवन जो फोटो भी मैं खींची है ना, वो भी यहाँ पर प्रॉपर वे में लोड हो जाती है। सो भाई एक्सपीरियंस तगड़ा ही है। और पूरा जो UI और AI का एक्सपीरियंस है ना पूरे 1 साल के अंदर भाई, वो भी पूरा कंप्लीट पॉजिटिव रहा। तो एज सच मुझे इतना कोई लैग स्टटर या छोटे माइनर वैसे कुछ चीजें हैं वो फील नहीं हुए हैं। तो UI और AI भी पूरा चीज कंप्लीट मार्क करके निकलता है। तो देखो इसके अंदर बोलने के लिए 144 हर्ट्ज आता है, बट ये कहीं कहीं 144 हर्ट्ज अचीव करवाता है, जैसे मैंने कहा BGMI और बाकी अदर गेम्स वगैरह में लेकर। बट पूरा UI ज्यादातर मैं कहूंगा 95% टाइम आपको 120 हर्ट्ज पे ही चलता हुआ दिखेगा, जो कि पूरा फ्लूइड है, फास्ट एक्सपीरियंस और तगड़ा निकल कर आता है। अब आते हैं कैमरा, जो नंबर है 50 MP मेन है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है। तो अगर मैं इसे सिंपल में समराइज करूंगा, ज्यादा लंबा ना खींच के, इसका 1x और 2x बहुत सही है। मतलब आप 1x में भी डिटेल तो वैसे ही ज्यादा अच्छे कैसे नोटिस कर ही सकते हो, फिर सेंसर क्रॉप करके जो 2x की डिटेलिंग है वो भी अच्छी तरीके से आती है। और मैं ये सारी बातें करंट मार्केट के हिसाब से पूरा जज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बहुत सारे फोटोज हमने ट्राई करके देखे, डे लाइट, लो लाइट, तो मेन कैमरा से आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। और डे में ज्यादा रिकमेंडेड है, लो लाइट में भी कभी कभार शॉट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टाइम रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। इवन HDR कलर वगैरह जो थोड़े से पंची आते हैं, तो वो बहुत लोगों को पसंद आने वाली चीज है। तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर मेरे हिसाब से प्लस ही रही है। और इवन अगर मैं कहूंगा जो अल्ट्रा वाइड है ना, वो बस आपको ऐसा है कि डे में काम करने लायक है, लो लाइट में डेफिनेटली वो सॉफ्ट ही होगा। वैसे आप बताना कैमरा में आप लोग ज्यादातर अल्ट्रा वाइड यूज करते भी हो या नहीं करते हो, या 1x पे ही ज्यादातर काम करते हैं? क्योंकि मैंने नोटिस किया है बहुत सारे फोन्स के अंदर कि अल्ट्रा वाइड बहुत कम लोग कभी कभार यूज करते हैं। और जो पोर्ट्रेट की फोटोज वगैरह है, वो मेरे हिसाब से अच्छी खासी प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह, एज डिटेक्शन वगैरह, वो भी अच्छी तरीके से लेके निकल जाता है। हाँ, इसमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं आता। ऑफकोर्स यहाँ पर जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग
रिगार्डिंग जो परफॉर्मेंस, बैटरी, यूआई और फास्ट एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी है। और लेकिन जो कैमरा ऐसा नहीं उसको हल्का छोड़ दिया भाई, वो भी अच्छा खासा रिजल्ट पॉजिटिव बनाता है। मेन कैमरा पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग रही वो 4K वगैरह पे आप खींच सकते हो 60 FPS में, और वहां पर ही ज्यादा रिकमेंडेड मैं कहूंगा, अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी बना लेता है। अल्ट्रा वाइड में वीडियो बनाने जाओगे तो 1080p में वहां पर ये कैप कर लेता है, और फ्रंट में भी आप 4K 60 शूट कर सकते हो। तो पूरा जो कैमरा एक्सपीरियंस है, पूरा मतलब मैं कहूंगा वीडियो, फोटोज, वो पूरा कॉम्बो करूंगा सब कुछ अगर देखोगे तो उस हिसाब से पूरा एक्सपीरियंस ही बेस्ट ही निकल कर आया मेरे लिए। बट सेल्फी ऐसा है कि कभी कभार कुछ फोटोज में लाइट वगैरह ऊपर नीचे मैनेज हो जाती है, बट ऐसा है कि क्रिस्प आती है, डिटेल्ड आती है, और एक अच्छी जो मतलब अपलोड करने जैसी होती है ना, वैसी आपको मिल जाती है। तो अभी अगर देखोगे तो क्या क्या चीजें सब पॉजिटिव ही रही है मोस्ट ऑफ, ऐसा नहीं कि कहीं पर इन्होंने खराब काम हुआ है या इतने एक साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से फोन अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। अब अगर करंट मार्केट को देख रहे हो ना भाई, तो उस हिसाब से Neo 10 स्टिल वैल्यू निकालता है, और इवन आगे भी निकाल रहा है, क्योंकि आगे सीन और वर्स्ट होने वाला है। Neo 10 जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 32,000 33,000 पे था, और वो भी विदाउट ऑफर पे बता रहा हूँ, ऑफर के साथ में आपको और इसके नीचे जा सकता है ये। तो देखो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जो एक अच्छा रहा, परफॉर्मेंस वगैरह पीक निकाल के दे देता है। 7000 mAh बैटरी वो भी अच्छी परफॉर्म कर रही है एक साल के बाद में भी। तो सोचो अगर आप अभी नया खरीदोगे तो वो डेफिनेटली और आगे अच्छा ही चलेगा। बाकी आपका कनेक्टिविटी, वाईफाई स्पीड हो गया, चार्जिंग को लेकर और कैमरा परफॉर्मेंस, सभी चीजों का कॉम्बो देखोगे तो एक बाइंग डील जरूर बनती है iQOO Neo 10। बाकी हाँ कुछ चीजें ऊपर नीचे हैं, जैसे कि IP68 और 69 जैसी रेटिंग नहीं आती, टेलीफोटो लेंस जैसा ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, पर जितने काम होने वाली चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें होनी चाहिए, जैसे मैं एक साल के बाद में भी अगर रिव्यू कर रहा हूँ, उस हिसाब से iQOO Neo 10 स्टिल एक रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। बाकी अगर आपको इसे परचेस करना होगा तो यहाँ पर मैंने टैग कर दिया है, तो वहां से आप जाके परचेस कर सकते हो, जिससे आपको बेटर ऑफर्स वगैरह निकल कर आ जाएंगे। बाकी ये था मेरा पूरा कंप्लीट एक साल का रिव्यू। आपको कैसा लगा है कमेंट में अपने थॉट बता देना। आपने कभी, या आपके पास iQOO Neo 10 है या आप उसी फोन से ये वीडियो देख रहे हो, तो अपना फीडबैक भी शेयर करो। आपको कहाँ पर चीजें खराब लगी है, कहाँ पर चीजें अच्छी लगी है, वो कमेंट में जरूर बता देना, ताकि और लोग जो पढ़ेंगे सबका रिव्यू और कंबाइन होगा, तो और लोगों को ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जरूर से जरूर अपना फीडबैक जरूर लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।